टाइटल तो न्यू चैप्टर टोपा. That is Transfer of Property Act. टोपा. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. चलो यहां पे देखो ये चैप्टर के अंदर है ना. अच्छा, प्रॉपर्टी का मतलब देखो, प्रॉपर्टी है ना दो टाइप की होती है. एक होता है मूवेबल, एक होता है इमूवेबल. यहाँ पे ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, जहां पे भी मैं वर्ड बोलेगा ना प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट. बिकॉज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ना, उसके लिए एक्ट बनाया है टोपा 1882. और अगर वर्ड मूवेबल आता है ना, तो उसके लिए होता है सोगा 1930. दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट खाली कौन सी प्रॉपर्टी डील करता है? टोपा. ये टोपा है, तो क्या आएगा? खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा. समझ लो. हाँ, पहला ये लिख लो. 8 to 10 marks. अभी देखो, जब हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अ प्रॉपर्टी विच इज अटैच टू अर्थ. करेक्ट. जैसे देखो, बिल्डिंग का है, तो वो क्या बन गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी. करेक्ट. कोई प्लांट को इंस्टॉल किया है अटैच टू अर्थ, तो वो भी क्या है? सिंपल है. मूवेबल इमूवेबल. ट्री क्या है? ट्री, झाड़. ट्री प्रॉपर्टी नहीं है. अबे चंदन का झाड़ ट्री. ये मूवेबल भी है, इमूवेबल. मतलब वो सोगा में भी आएगा, वो टोपा में भी आएगा. एक मिनट. ट्री किसको लगता है इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी? रेज योर हैंड. ट्री इज मूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, 1 2. लड़की और भाभी में फर्क होता है भाई साहब. अच्छा, कैसे मूवेबल कैसे हुआ? इसके लिए ना. अच्छा, बाकी तुम लोग को क्या लगता है? कैसे रे इमूवेबल? ऐसे झाड़ लेके जा रहा है और ऐसा डाल दिया वापस. तूने तो जापान भी नहीं देखा है, तो जापान नहीं है. अच्छा, सुना भी नहीं है. अच्छा, तो मतलब जो तू सुनेगी देखेगी तो ही तो बिलीव करेगी. डिमेलो. वाई? अटैच टू ग्राउंड. अटैच टू. बोलना, गूंगी है क्या? ये तो ऐसा बोलेगा, अटैच टू जमीन. आधा हिंदी आधा इंग्लिश. मूवेबल इमूवेबल. क्यों? आंसर इज ट्री इज मूवेबल. रीजन जो तुमने बोला वो नहीं है. ठीक है, रीजन कुछ और है. देखो, रीजन इसके लिए इसको मूवेबल माना जाता है बिकॉज जब मैं झाड़ को उखाड़ लेता हूं ना, तो उसको कट करता हूं ना, उसके एक एक चीजों को मैं यूज कर सकता हूं. जैसे वुड है, तो फर्नीचर बन सकता है. पत्ते हैं, तो भी यूज होता होगा.
है? हाँ, मेडिसिन, फ्रूट्स है, उसका भी यूजेज है, तो उसको प्रॉपर यूज कर सकता हूं मैं, इसके लिए उसको मूवेबल माना जाता है। ट्री कैन नॉट बी एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझा? इवन इफ इट इज अटैच टू अर्थ, उसको निकाल भी लोगे फिर भी उसकी वैल्यू है, वैल्यू खत्म नहीं होती है उसकी कभी, इसके लिए। समझा? सो फर्स्ट टाइटल दो, मूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें लिखा है प्रॉपर्टी व्हिच इज अटैच्ड टू अ, क्या था? एनी प्रॉपर्टी which is any property which is attached to earth, any property which is attached to earth, which is attached to earth is known as immovable property. For example, building, heavy plant and machinery, etc. Plant and machinery. वो रिफाइनरीज और वो सब के कैसे बड़े बड़े मशीन इंस्टॉल करते हैं वो। लीला। ओके चलो नेक्स्ट टाइटल दो, नेक्स्ट टाइटल दो, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। टाइटल तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, इसको मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अच्छा सुन लो, अगर मैं ना कोई प्रॉपर्टी का ओनर है, सपोज आई एम ओनर ऑफ 2 BHK प्रॉपर्टी, आई डिसाइडेड टू सेल माई प्रॉपर्टी, और मैंने ना समझो डिमेलो को प्रॉपर्टी बेचा, और डिमेलो को जब प्रॉपर्टी बेचा ना, मैंने उसको ऐसा बोला कि आई एम सेलिंग दिस प्रॉपर्टी टू यू, इसका जो भी मार्केट वैल्यू होगा उसका तू मुझे पेमेंट करेगी, आई एम गिविंग ऑल द राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, बट आई विल होल्ड वन राइट, एंड दैट राइट इज if you want to sell this property, you have to take my consent. भले आज वो क्या बन रही है, बट अगर इन फ्यूचर उसको अगर वो बेचना है तो मेरा कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके बिना वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती है। ये अगर मैं क्राइटेरिया लिखता हूं, ये मैं कंडीशन लिखता हूं, डू यू थिंक इट इज करेक्ट? विथ हर कंसेंट, बराबर? तो कल सपोज अगर वो किसी को प्रॉपर्टी बेचने गई, तो मैंने इसको बोला जिसको भी तू बेचने मेरे को मिलवाने का, तो समझो इसने किसी को पकड़ा और बोला मेरे को इसको प्रॉब्लम, बोला ये नहीं है, नेक्स्ट दूसरा लेके आ, ये नहीं चलेगा, तो दे व्हाट्स द प्रॉब्लम, बोला बस मेरे को नहीं अच्छा लगा। क्या? बट कंडीशन है ना कि विदाउट माय कंसेंट यू कांट सेल दिस प्रॉपर्टी, चलेगा? नहीं ना? मैं ऐसा बोल दूं कि अगर तू प्रॉपर्टी बेचेगी ना, सिर्फ वेजिटेरियन को देने का, नॉन वेज वालों को नहीं देने का, सही है फिर? कैन आई पुट दिस कंडीशन, यू कांट सेल दिस प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन जो नॉन वेजिटेरियन है? रेंट नहीं, ओनरशिप। हाँ लोग करते हैं ऐसा, इसके लिए तो पूछ रहा है ना मैं। बट मैंने तो क्राइटेरिया डाला है कि मेरा घर पवित्र था, पवित्र है, पवित्र रहेगा। बट था ना, मेरी फीलिंग्स इमोशंस थे,
मैं उधर बचपन खेल के ऐसा बड़ा हुआ है, मैं उधर है पैसा, दूसरा प्रॉपर्टी खरीदना है। हाँ सब चाहिए। देखो, व्हेन आई से एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ना, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑल द राइट्स अटैच विथ प्रॉपर्टी। देखो, जब मैं किसी को प्रॉपर्टी बेचता हूं ना, तो प्रॉपर्टी बेचा इसका मतलब उसके साथ सारे के सारे राइट्स जो अटैच है वो भी क्या हो जाते हैं, बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर समझो मैं किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, तो जिस पर्सन को भी मैंने प्रॉपर्टी बेचा, समझो मिस्टर ए को, तो जब मैं इसको प्रॉपर्टी सेल करेगा, तो अब तक सारे के सारे राइट्स मेरे हाथ में, ठीक है। अब वो सारे के सारे राइट्स मिस्टर ए के हाथ में चले जाएंगे। इट मींस अब तक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मेरे हाथ में था, अब वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिस्टर ए। आई कैन नॉट रिटेन एनी ऑफ द राइट। एंड नाउ व्हेन आई टॉकिंग अबाउट राइट्स, तो राइट्स का मतलब होता है राइट टू सेल, राइट टू डेमोलिश, राइट टू मॉडिफाई, राइट टू गिफ्ट, राइट टू मॉर्टगेज। सारे राइट्स आ गए, बराबर। मतलब मैंने घर बेचा ना, तो घर के साथ सामने वाले को मैं कौन सा राइट दे रहा है, सेल, डेमोलिश, मॉडिफाई, गिफ्ट, मॉर्गेज। अब मतलब मेरा इस प्रॉपर्टी के ऊपर जीरो कंट्रोल है, जीरो इंटरेस्ट है। अब तक मेरे हाथ में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट था, अब सामने वाले के हाथ में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट गया। आई कैन नॉट से दैट कि इसमें से मैं एक राइट रिटेन करेगा, बाकी के तू रख ले। वेन एवर आई से सेल ना, तो सेल में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होना ही चाहिए। सोचो मैं अगर डीमेलो को घर बेचेगा, मैं ऐसा बोलेगा 2 BHK का घर है, हॉल तेरा, किचन तेरा, 2 बेडरूम तेरे, संडास में यूज करेगा, ऐसा सेल देखा है कभी? तो मैं कोई भी राइट मेरे पास रिटेन करके नहीं रख सकता हूँ। प्रॉपर्टी जा रहा है मतलब A to Z राइट्स भी जाएंगे साथ में, और राइट्स जाएंगे तो साथ में उसकी जो अटैच लायबिलिटी है वो भी जाएगी फिर। समझा? वो रिस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं है। मैंने क्या बोला था, अगर किसी को सेल करना है तो मेरा परमिशन लेने का, तो सामने वाला पार्टी क्या बोलेगा, पहले तुम्हारे हाथ में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट था, अब मेरे हाथ में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, तो ये राइट टू सेल तुम तुम्हारे पास नहीं रख सकते, वो भी तो मुझे मिलेगा। तो तुम्हारा इस प्रॉपर्टी से अभी कोई लेना देना। देखो ये सेल है, मैं लीज बोलता ना, तो सिचुएशन बहुत अलग होती, बराबर। सिचुएशन लीज में बहुत अलग होता है। मैं सिचुएशन में तुमको राइट लीज में राइट टू सेल दे दूं तुमको, कि तुम घर बेच डालना पैसा ले लेना, बोलू तुमको डेमोलिश करने का राइट दे दूं, तुमको मॉडिफाई करने का बेसिक राइट दूंगा मैं, बराबर। गिफ्ट का राइट भी नहीं दूंगा, मॉर्गेज का तो उधर सारे राइट्स नहीं आते, ये राइट खाली कहां पे आएंगे, इन केस ऑफ सेल। तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब ऑल द राइट्स अटैच विद द प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी सेल होता है तो उसके सारे के सारे राइट्स, जो पर्सन बायर है वहां से उठ के किधर जाएंगे, सॉरी सेलर है वहां से किधर जाएंगे, बायर के पास जाएंगे। और तुम इसमें से कोई भी राइट अपने हाथ में रिटेन नहीं कर सकते। ये बड़ा समझ लो, लिख लो ये।
ये चैप्टर के अंदर है ना कंसेप्ट बहुत है, हाँ। मतलब हर एक नया टॉपिक, हर एक नया कंसेप्ट, ऐसा कुछ कनेक्शन या ऐसा कुछ बहुत कम मिलेगा तुमको। मिलेगा ना प्रिंटेड बुक। हो गया लिख के? ओके। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट समझा सबको? देखो, नाउअडेज एक्चुअली काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट अफेक्ट करने की ट्राई करते हैं। जैसे तुम काफी सारे सोसाइटीज में देखोगे ना, तो सोसाइटी तुमको ऐसा बोलेगा, किसी को बेच के जाओगे ना, प्लीज ये कम्युनिटी को मत देना, इसको मत बेचना, तो तुम उसको ऐसा डायलॉग मार सकते हो, और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मेरा है, तेरा नहीं है, तू चुप बैठ। वो तुम्हारा ड्यूटी है, सॉरी तुम्हारा राइट है, तुम डिसाइड करोगे तुमको किसको बेचना है, बराबर। बट ये काफी सारी सोसाइटीज ऐसे नॉर्म्स बनाती है, बट एक्चुअली वो नॉर्म्स भी इनवैलिड है, ये अलाउड नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा सकते हो तुम इसको। इससे तो पता है क्या होएगा, कि जो फ्रीली प्रॉपर्टी का फ्लो होना चाहिए ना, वो रिस्ट्रिक्ट होते जाएगा। बिकॉज मैक्सिमम अगर समझो कोई ना कोई कम्युनिटी, कोई ना कोई पर्सन बैन कर रहा है, तो उसके लिए घर के ऑप्शंस तो कितने कम होते जाएंगे फिर, बराबर। तो ऐसा अलाउड ही नहीं है। ये समझा सबको? हाँ, लेकिन इसमें है ना कुछ अलग क्राइटेरियाज भी आते हैं, बुक में नहीं है, बट खाली एक बता रहा हूँ चीज, कि जैसे कोई ट्रस्ट है, जैसे जैनिज्म में, ये मैंने बहुत देखा है कि जैनिज्म में ना जो ट्रस्ट होते हैं ना, वो लोग घर बनवाते हैं और बहुत चीप रेट पे बेचते हैं, टू हेल्प पीपल, करेक्ट। वहां पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है ना, वो लोग अपने हाथ में रखते हैं, कि जैसे मैंने अगर कोई घर खरीदा ना, तो मैं जैन हूं, मैं घर खरीद सकता हूं, अब मैं बेचूंगा ना, तो मैं खाली जैन को ही बेच सकता हूँ। तो उधर तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है इधर, नहीं, उधर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का लॉजिक नहीं लगता है, बिकॉज वो एक बोलते हैं ना सोशल एक्टिविटी टाइप है, बराबर, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए किया गया है बाय वन कम्युनिटी ट्रस्ट, तो उधर वो चलता है। बट इन जनरल सेंस ये रूल है, और तुम कोई भी राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। समझा? ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइटल दो। ये डिस्टिंग्विश नहीं है, बट मैं ऐसा लिख रहा हूं। सी, देयर आर टू कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट सुन लो। एक होता है रिवर्जन, और एक होता है रिमाइंडर। देखो, रिवर्जन का मतलब क्या होता है? रिवर्जन का मतलब होता है प्रॉपर्टी घूम के तुम्हारे पास फिर से आया ना, तो बोलने का रिवर्जन। प्रॉपर्टी तुम्हारे पास घूम के वापस नहीं आया ना, तो बोलने का रिमाइंडर। कैसे? समझो मेरा है ना एक घर है, जो मैंने ना मृणाल को दिया है। इसको है ना मैंने लीज पे दिया, और लीज का ड्यूरेशन मैंने रखा था 3 इयर्स। तो मेरा प्रॉपर्टी इधर से इधर गया, कितने साल के लिए? ये मेरे को बोलता है 3 साल बाद। क्या बोला? मेरे को रिन्यू नहीं करना है, तू प्रॉपर्टी खाली कर दे। बोलता है ठीक है। 3 साल खत्म हुआ, प्रॉपर्टी घूम के वापस मेरे पास, मेरे से गया, मेरे पास ही आया। रिवर्जन। वो तो लीज है ना। एक मिनट, पहले दोनों सुन ले, समझ जाएगा। ये समझा? देखो, रिवर्जन है ना, कभी सेल नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली तुम सोचो, अगर मैं किसी को घर बेचता हूँ, वो घर वापस आता है मेरे पास, तो सेल कभी रिवर्जन नहीं होता है। लेकिन लीज क्या होता है? ये रिवर्जन होता है। क्योंकि रिवर्जन मतलब मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी रिटर्न आएगा। लेकिन अगर समझो वही चीज को मैं, समझो मैंने सेल किया, तो प्रॉपर्टी इधर से इधर गया, रिटर्न आया, तो जहां गया वहां रुक गया, रिमाइंडर। तो इसका अगर बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो, प्लीज इसका बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो सेल। समझा?
अगर प्रॉपर्टी घूम के आता है अपने पास तो क्या हो गया? रिवर्जन। प्रॉपर्टी घूम के नहीं आता है अपने पास तो रिमाइंडर। ये लीज हमेशा क्या होता है? रिवर्जन ही होता है। और सेल हमेशा क्या होता है? रिमाइंडर होता है। हाँ, कुछ अलग सर्कमस्टांसेस है जहां पे रिवर्जन रिमाइंडर को मैं कंबाइन भी मारता हूँ, बट वो आगे टॉपिक आएगा तब बताऊंगा, अभी इतना समझो खाली। इसमें किसी को डाउट? बराबर। तो घूम के आया तो रिवर्जन, लेकिन घूम के ना ओनर के पास ही आना चाहिए, घूम के किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। मैं इधर से इधर दिया, फिर मृणाल को बोला एक काम कर तू मेरे भाई को दे देना, तो अगर इधर से किधर गया? मेरे भाई के पास। तो मेरे पास क्या आ रहा है? तो ये क्या है? तो ये रिमाइंडर हुआ, क्योंकि मेरे पास तो नहीं आया ना। जिधर से पैदा हुआ, आई मीन जिधर से स्टार्ट हुआ जाना, घूम के उधर ही आना चाहिए। बराबर। तुम्हारी लैंग्वेज में मेरी गर्लफ्रेंड मेरा काट के गई, लेकिन रियलाइज हुआ यही सच्चा आशिक है अपना, घूम के आई। क्या है? लेकिन काट के गई, फिर किसी और के साथ हैप्पीली मस्त एकदम एंजॉय कर रही है, मेरे को देख भी नहीं रही है। समझा? तो कोई काट के गया तो बोलेगा वो तो साली रिमाइंडर निकली, और वापस आई तो रिवर्जन है वो। समझा सबको? कुछ डाउट? नहीं, इधर से लीज कैसे हो सकता है? ओनर में हूं, लीज ये दे रहा है। बट सम हाउ मैंने ऐसा बोला कि तू इसको दे देना, फिर मैं और मेरा भाई देख लेंगे, वैसा। सेल नहीं है। अरे वो रेंट पे रह रहा है, वो मेरा घर कैसा बेचेगा रे? है। हाँ, इसने लीज एग्रीमेंट बनाया, वो कैसा बनाएगा? वो तो इलीगल है। हाँ बोल बोल ओए। बोल बोल बोल। ये तो मैंने खाली एग्जाम्पल दिया है। ब्रुनाल के पास तो कोई भी राइट नहीं है। जो बंदा मेरे रेंट वाले घर में रहता है वो मेरा घर बेचेगा नहीं, ना वो किसी को ट्रांसफर कर सकता है। ये समझा सबको? कुछ डाउट? लिख लो ये पहले। तो रिवर्जन में पहले ड्रॉ कर लो, फिर नीचे एक एक लाइन लिखा देता हूं मैं। हाँ 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 हाँ। वो एग्जाम्पल था कि अगर गया तो।
चलो स्टार्ट नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट टाइटल दो। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे पब्लिक इधर इधर, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? अगर मैं कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करता हूं, तो ट्रांसफर करने के लिए ना तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कंडीशन इज अ पर्सन मस्ट हैव एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को सेल करूं या मैं किसी को लीज पे दूं, पहले मेरे हाथ में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं ही ओनर नहीं हूं और मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, पॉसिबल है। मैं ओनर नहीं हूं और मैं प्रॉपर्टी लीज पे भी दे रहा हूं, पॉसिबल है। तो मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ये है तो फिर सेकंड कंडीशन भी आता है, ट्रांसफरर मस्ट बी कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब मैं ट्रांसफरर हूं तो अनसाउंड माइंड नहीं चलेगा, मेरा इंसॉल्वेंसी सिचुएशन नहीं चलेगा, बराबर, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं चलेगा, तो सब क्राइटेरियाज भी फुलफिल करने। एंड द सेम फॉर ट्रांसफरी ऑल्सो, ट्रांसफरी मस्ट बी कॉम्पिटेंट पर्सन। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है तो तुम्हारा ट्रांसफर क्या है? वैलिड। देखो ये तो है ना, ये तो बहुत कॉमन सेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये चीज कि तुम्हारे हाथ में क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना। जब तक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं आएगा, आई डोंट हैव एनी राइट टू ट्रांसफर। समझा? लिख लो ये। डिस्क्वालीफाइड किस में? मेरे पास ओनरशिप ओनर चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी होती है ना, वही। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। चलो नेक्स्ट टाइटल दो। टाइटल दो, विच प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड।
अच्छा यहाँ पे देखो 5-6 पॉइंट है, लिस्ट है। ये सब वो प्रॉपर्टीज है जो तुम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बराबर। इसके लिए इसका टाइटल क्या है, विच प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर। सबसे पहला आता है इसमें, देखो क्या बोलते हैं इसको, है स्पेस सक्सेसनेस। ठीक है, देखो स्पेस सक्सेसनेस का मतलब क्या होता है, समझो। समझो ये मैं है, और ये मेरा दादा है। क्या हुआ, प्रथमेश ना। अभी देखो, दादा ने है ना एक विल बनाया, और विल में ऐसा लिखा कि मेरा जो बंगलो है ना, ठीक है, वो मेरे पोते को जाएगा, बराबर। हंस क्या रहे हो बे? अच्छा नहीं लग रहा है सुन के। दादा का आना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को बंगलो मिलना अच्छा नहीं लग रहा है। आई डोंट हैव अ पोता, आई एम माई दादास पोता। तुमको क्या लग रहा है ये मेरा पोता है? ए भगवान। तो दादा ने विल में क्या बनाया, क्या लिखा, कि जो बंगलो है वो पोते को जाएगा, और आई एम द ओनली इकलौता पोता। ठीक है, अभी दादा ने ना विल बना के रखा है। विल इफेक्टिव कब होता है, डेथ। लेकिन दादा मर नहीं रहे, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट, कि मरेंगे तो प्रॉपर्टी हाथ में आएगा, तो 31st का प्लान बनेगा उधर, बराबर। बट उसके लिए दादा का टपकना जरूरी है। अब मैंने क्या किया, मतलब देखो प्रॉपर्टी आना फिक्स है, ये तो बराबर है, क्योंकि दादा ने मेरे को एक दिन ऐसा भी बोल दिया, बेटा टेंशन मत ले, मैं कभी भी मेरा विल चेंज नहीं करेगा, मेरे को तेरे पे ना ब्लाइंड फेथ है कि मैंने जो भी किया ना बहुत सही किया है। बोला बस यही तो चाहिए अपने को। तो प्रॉपर्टी आना कंफर्म है, ठीक है। तो मैंने ना वैल्यूएशन निकाला बंगलो का, कि बंगलो का वैल्यू कितना है। मेरे को पता चला बंगलो का वैल्यू है ना 10 करोड़ है। तो किसी के मरने पे मैं बैठे बैठे करोड़पति बन जाएगा। मैंने ना प्रथमेश को क्या बोला, प्रथमेश आई वांट टू सेल माय बंगलो नाउ। अब इसको पता नहीं है, बिकॉज ये क्या सोच रहा है, अगर बंदा बंगलो बेच रहा है मतलब उसके हाथ में क्या होएगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होएगा। ये भाई साहब मेरे से प्रॉपर्टी खरीदने आ गया, 2 करोड़ टोकन मनी दे दिया, हमने रजिस्ट्रेशन ये सब भी कर दिया, फिर इसने 8 करोड़ भी दे दिया। अब मैं इसको बोलता हूँ अभी थोड़े दिन बाद आना। बोला थोड़े दिन क्यों, बोला मरने तो दे, फिर आएगा ना प्रॉपर्टी। तो बोलता है तो आपने बेचा कैसे, यू डोंट हैव एनी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। बोला अभी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है, एक डेट पे तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट 100% आएगा, बिकॉज दादा तो पक्का एक दिन, और दादा क्या कोई भी मरेगा, बराबर। टेल मी वन थिंग, दिस सेल इज वैलिड और नॉट। इतना बकवास करने के बाद तुम ना बोल रहे हो मेरे को। बट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आएगा ना, दादा मरेगा ना। मरा नहीं, मरेगा रे। होप फॉर द बेस्ट। किसको लगता है दिस सेल इज वैलिड, बिकॉज आई हैव राइट ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट करंटली। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, आई डोंट हैव एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, बट आई हैव राइट ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। समझा क्या बोला मैं? आधे लोग को तो समझा ही नहीं क्या बोला मैंने क्या बोला, आई डोंट हैव एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बट आई हैव राइट ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, एंड दैट गारंटी राइट की पक्का प्रॉपर्टी तो आएगा, और प्रॉपर्टी आएगा तो साथ में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट भी डेफिनेटली आएगा। तो मैंने थोड़ा एडवांस में बेच दिया,
और जब मेरे हाथ में प्रॉपर्टी आएगा मैं दे दूंगा प्रथमेश को, मैं ना भी नहीं बोल रहा है ना, मैं तो इतना ईमानदार आदमी है। हंस क्या रहा है बे? बोलो, दिस सेल इज वैलिड और नॉट? अभी भी नॉट वैलिड। क्या हुआ रे, ऐसा टेंशन में क्यों बैठी है? चिकन खाना है? ओके, सो फाइनल आंसर इज दिस ट्रांसफर इज इनवैलिड बिकॉज टाइटल ही क्या लिखा है? तो स्पेस सक्सेशन इसका मतलब होता है चांस ऑफ ओनरशिप, चांस ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तुम्हारे पास खाली इतना है ना, तो भी तुम प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। एक्चुअल एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आया तब बेचने का, तब तक बेचने का नहीं। पहला पॉइंट समझा? चांस ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और चांस ऑफ ओनरशिप। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या करूं? चांस ऑफ ओनरशिप या तो चांस ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। चाहिए तो एग्जांपल लिख के रखो। सेकंड लिखो। ईजमेंट राइट। अभी देखो, ईजमेंट राइट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा राइट जो तुमको फेवर में दिया है, मेहरबानी पे दिया है, वो राइट तुम किसी को दे नहीं सकते। ठीक है? जैसे देखो, जो मेरा बोरीवली का जो एक मेरा घर है ना, उसका मैं तुमको कंडीशन बताता हूँ। ये है ना बिल्डिंग है, ठीक है? इधर पीछे आता है नेशनल पार्क, बराबर? इधर आता है नेशनल, ठीक है? यहाँ पे है ना एक और सोसाइटी है, ये पूरा। अब हमारे बिल्डिंग में जाने का ना ये एक ही रास्ता है, बराबर? ये बोल रही साइड में जाओ तो। अब देखो, ये जो रोड है ना, ये बहुत साल पहले गवर्नमेंट ने ना ये सोसाइटी को बेच दिया था। तो इस पे ना आज प्राइवेट ओनरशिप है। किसकी? ये सोसाइटी वालों की। ठीक है? अब सोसाइटी वालों ने क्या किया है पता है? ये रोड पे, यहाँ पे इनका गेट आता है, बराबर? इधर है ना उन्होंने विजिटर पार्किंग बना दिया है, बट वो भी खाली किसके लिए? इन लोग के लिए, हमारे लिए नहीं है वो। अगर हम गाड़ी खड़ा कर देना तो हवा निकाल लेते ये लोग।
हाँ ये करते हैं, देखा है मैंने, मेरा भी गाड़ी का एक दो बार हवा निकाला है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है ये हमारा एरिया होएगा, हमारी ओनरशिप है, इस पे तुमको कोई राइट नहीं है। अब ये जो रोड बचा ना, इसमें इसकी बिल्डिंग वाले तो जा ही रहे। मेरे को एक बात बताओ, अब तो ये प्राइवेट रोड है, कल अगर ये बिल्डिंग वालों ने ऐसा बोल दिया तुम्हारे पास ये रोड को यूज करने का एक्सेस नहीं है, और इधर उन्होंने खाली ऐसा बोल दिया कि इधर से एंट्री खाली यही बिल्डिंग वाले मारेंगे, मैं घर कैसा जाएगा? तो पहले मैं नेशनल पार्क में जाऊं, टिकट लूं, फिर नेशनल पार्क में अंदर जाऊं, फिर इधर आऊं और इधर से खुद ही मार के जाऊं। बराबर ना? तो देखो, हमारी सोसाइटी ने इनको क्या बोला, ये तुम्हारा रोड है, हमको है ना इसके ऊपर राइट टू यूज दे दो। मतलब हमारी सोसाइटी ने इन शॉर्ट भीख मांगा इनसे कि हमको खाली ये राइट यूज करने के लिए चाहिए, हमारा खाली एक्सेस क्या होएगा ये रोड पे, आने का, जाने का, दैट्स इट। इसको छोड़ के हम इस रोड रोड पे कभी भी क्लेम नहीं करेंगे, कोई व्हीकल पार्क नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस हमको ये राइट दो सो दैट हमारी प्रॉपर्टी एक्सेस इजी होगी। अदरवाइज एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस दिस प्रॉपर्टी। तो ये सोसाइटी वालों ने हमको ये रोड लाइफ टाइम एक्सेस करने का राइट दिया है। बराबर? तो वो जो मेहरबानी पे हमको राइट दिया ना, दैट राइट इज नोन एज ईजमेंट राइट। अब समझो, ये जो राइट टू यूज है, ये क्या मैं किसी और को भी दे सकता हूँ क्या? क्यों? मतलब मेरी सोसाइटी अगर चाहे तो ये राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। वाई? क्योंकि हम उधारी पे जी रहे हैं, मैं कैसा किसी को ये राइट दूंगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जब ईजमेंट राइट दिया जाता है तो तुम खुद मेहरबानी पे जी रहे हो किसी के, तो वो राइट तुम किसी को बेच नहीं सकते, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। समझा क्या बोला? पक्का? ठीक है, तो इसमें ऐसा लिखना
चलो 2 पॉइंट समझा सबको? ओके, नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 3। ओके, नेक्स्ट इज राइट टू सू। राइट टू सू का मतलब होता है राइट टू टेक लीगल एक्शन। जो तुम्हारे साथ चीजें हुई है, तुम्हारे पास एक राइट है, राइट टू टेक लीगल एक्शन। वो राइट तुम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा लीगल राइट है, राइट टू टेक लीगल एक्शन, तो ये राइट किसी को तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते कि ठीक है मेरे बिहाफ पे तू केस कर दे। ये ट्रांसफरेबल, क्योंकि वो भी एक तो राइट ही है ना। ठीक है, ये लिख लो। चलो पहले देख लो 4th पॉइंट। देखो, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस का मतलब देखो क्या होता है। समझो ये मेरी बीवी है, समझो अभी है ना। मैंने ना समझो इसको डिवोर्स दे रहा हूं, बराबर। अभी देखो, जब डिवोर्स मैंने दिया ना इसको, इसने कोर्ट से मेंटेनेंस राइट मांगा। मेंटेनेंस राइट मतलब एक मंथली एक्सपेंसेस जो मुझे मेरी वाइफ को हर बार देना पड़ेगा। सपोज इसको कोर्ट ने ऐसा बोला कि यू विल गेट मंथली 40,000 रुपीज। ये राइट टू मेंटेनेंस किसका है? वाइफ का। क्या ये राइट किसी को वो ट्रांसफर कर सकती है? वो ऐसा बोलेगी अगर कोर्ट में, मेरे को इस आदमी का एक भी रुपया नहीं चाहिए, काम करो मेरी बहन को दे दो। बीवी कौन है? अरे मतलब ये, तो उसको वो राइट मिलेगा। अगर उसको राइट चाहिए तो पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ जो भी है। हाँ बच्चे, उसके बच्चे मतलब मेरा भी है। हाँ मिल सकता है। तो ये राइट है किसका? वाइफ का। मेंटेनेंस राइट है। वो राइट वो किसी को ट्रांसफर, हाँ वो पैसा लेके किसी को देती है ठीक है, बट पैसा तो मैं मेरी बीवी को ही देगा, एक्स बीवी को देगा। ऐसा नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, अगर वो उसकी बहन को देने बोलती है तो पहले बीवी बनाओ, फिर वापस में उसको डिवोर्स देगा। कैसा कैसा बोल बोल। हाँ, फिर ऐसे भी किसी भी लड़की को तो राइट टू मेंटेनेंस नहीं मिल जाएगा ना, जो अदर देन वाइफ कैटेगरी में आएगा वो। समझा सबको? एलिमनी वन शॉट पेमेंट होता है, मेंटेनेंस मंथली बेस पे दिया जाता है, तो भी देना पड़ेगा। चाहे म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लो या झगड़ा करके डिवोर्स लो, पैसा तो मिलेगा ही। दोनों साथ में कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मतलब क्या है? स्टोरी नहीं पता? स्टोरी कुछ नहीं है, झगड़ा हुआ, डिवोर्स लिया, बीवी को क्या मिलता है हर महीना? मेंटेनेंस के नाम पे पैसा देना पड़ता है। वो राइट वो किसी को बेच नहीं सकती है, या वो मुझे नहीं बोलेगी कि ये मेरा राइट मैं किसी और को दे रही हूँ, आप उसको पैसा दे दो। बीवी वही है ना, तो राइट भी उसका ही है। ठीक है, सो इसमें लिखो मेंटेनेंस राइट। मेरी बीवी बना रही है, टकली मत बनाना। तेरी ड्राइंग अच्छी है। ठीक है, क्या लिखा? मेंटेनेंस राइट इज नॉन ट्रांसफरेबल राइट। मेंटेनेंस राइट is non-transferable right because
only affected party can claim, because only affected party can claim such right or benefit, such right or benefit. થઈ ગયું? चलो नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज पर्सनल इंटरेस्ट। अच्छा सुन ले, पर्सनल इंटरेस्ट में क्या आता है। समझो मैं ना कोई मंदिर का पुजारी है, ठीक है, और समझो वो मंदिर है ना मेरे को साल का 12 लाख का सैलरी देता है, प्लस मेरे को रहने के लिए 1 BHK का घर भी दिया है, बराबर। ये सब फैसिलिटीज मेरे को कौन दे रहा है, ठीक है। तो जो बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं, तो जो घर उन्होंने मुझे रहने के दिया है, क्या वो मैं किसी को बेच सकता हूं? वो मेरे हाथ में कब तक है? जब तक उस पोस्ट पे मैं सर्व कर रहा हूं एज अ पुजारी। जिस दिन उधर से गया, आई हैव टू सरेंडर ऑल द प्रॉपर्टीज। हाँ, प्लस जब भी समझो मुझे कोई कोई भी चीज मिलती है थ्रू ट्रस्ट, तो मुझे वो पुजारी की कैपेसिटी में दिया जा रहा है, वो चीज मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, बराबर। दैट इज पर्सनल इंटरेस्ट, समझा। जैसे देखो ये बालाजी मंदिर है, तिरुपति बालाजी, उनके जो पुजारी है ना, उनका पैकेज ही कुछ अराउंड 12-15 लाख रुपया होएगा। पैकेज ही बोलूंगा ना, और क्या बोलूंगा। तो सैलरी मिलता है उनको 12-15 लाख रुपया पर एनम, मतलब महीने का 1 लाख का सैलरी है। CS भी पता नहीं कब पहुंचेगा उधर, लेकिन उनको मिलता है। प्लस करना क्या है ज्यादा से ज्यादा, वही मंदिर में वो सब जो एक्टिविटी होती है रूटीन वो, प्लस दक्षिणा देके जाएंगे लोग अलग। और उसमें देखो ऑफरिंग्स बहुत होता है, मिठाई देके जाते हैं, फ्रूट्स देके जाते हैं। तुमको क्या लगता है ये सब कौन लेके जाता है? ये सब पुजारी लोग ही लेके जाते हैं ना। तो सोचो अच्छी अच्छी क्वालिटी चीजें खानी भी मिलेगी, क्योंकि तुम देखो जो पुजारी मतलब मंदिर में जो भी चीज ऑफरिंग में रखते हो ना, वो कभी खराब या सड़ा हुआ चीज नहीं रखोगे, अच्छी क्वालिटी रखोगे। तो अच्छा फ्रूट्स, हाई क्लास फ्रूट, अच्छी मिठाई सब मिलेगा। तो खाना भी अच्छा मिलता है, पैसा भी अच्छा मिलता है, दक्षिणा भी मिलेगा, घर तो ट्रस्ट ही दे रहा है, तो खर्चा क्या है? थिंक ओवर इट। अभी भी एग्जीक्यूटिव में ही हो। हम्म। लिखो। अच्छा इसका लैंग्वेज है ना थोड़ा गंदा है, मैं एक सेंटेंस लिखा रहा हूं, बट जो बुक में मैं वही लिखा रहा हूं, सो लिखो। लिखो, any offerings received by pujari, any offering received by pujari
और अच्छा ये लिखना है, सुन लो अभी। तुम पढ़ना मत, तुम अर्थ का अनर्थ करोगे। मत पढ़ना। महंत, मैं पढ़ रहा हूं, मैं रुको। महंत ऑफ मठ। अब जो बुक में मैं वो लिखेगा ना रे। मुझे पता है तुम किधर गए। समझा क्या हुआ? तेरे को लगता है ये बहुत। अच्छा तुझे खाली इंग्लिश का ही डबल मीनिंग पता होता है ना। जाने दे, छोड़। ओके क्या लिखा? अरे ऐसा वो नहीं रे, पूरा सेंटेंस पूछ रहा हूँ। रिसीव्ड बाय पुजारी और महंत ऑफ मठ, ठीक है। तो इनको जो कुछ भी ऑफरिंग्स में मिलता है, महंत को, पुजारी को, अब तुम इसके लिए कोई भी नाम रख लो, बराबर। ये सबको जो भी चीजें, जैसे अपने कहते हैं मंदिर बोलते हैं, वैसे कुछ लैंग्वेज में मठ बोलते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मठ है, तो सब जब आप जहाँ पे जगह जमा होते हैं, ऑफरिंग ऑफरिंग प्रेयर वेयर करते हैं, दैट प्लेस इज मठ। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। समझा, बराबर। तो इन लोगों को जो कुछ भी मिलता है वो ट्रांसफरेबल कभी नहीं होता है। वो जब तक पोस्ट है तब तक रखो, पोस्ट गया तुम सब चीजें सरेंडर करके जाओ। क्लियर इतना? ओके, और एक लास्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 6। अच्छा ये भी है ना, पॉइंट नंबर 5 के जैसा है, बट 5 में इट इज स्पेशली रिलेटेड टू रिलीजन कंसेप्ट। बट जो 6 का पॉइंट है ना, पब्लिक ऑफिस, जैसे अगर समझो मैं आरबीआई में जॉब कर रहा हूं, और वो एक गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो आरबीआई घर देता है रहने के लिए, गाड़ी देता है तुमको घूमने के लिए, ये सब कुछ तुमको कब तक मिलेगा? जब तक तुम आरबीआई की पोस्ट, दैट इज पब्लिक ऑफिस में होल्ड कर रहे हो तब तक। जिस दिन तुम वहां से निकले, उस दिन सब कुछ तुम्हारा सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज वर्किंग विद आरबीआई, तो उसको आरबीआई ने 3 BHK का घर दिया है। हाँ, बोलते क्वार्टर से, लेकिन इसका पोस्ट अच्छा है तो इसको तो बहुत अच्छा हैदराबाद में घर दिया है 3 BHK का। 3 BHK में ये अकेली रहती है, भूत के जैसा घूमती है हर रूम में। प्लस आरबीआई ने उसको कार दिया है। अब वो कार दिया है तो ये मैडम को ऑफिस पिक एंड ड्रॉप, ये वो सब कुछ गाड़ी के थ्रू मिलता है, बराबर। तो ये सब कुछ उसको कब तक है लेकिन? जब तक वो आरबीआई में सर्व कर रही है तब तक। जिस दिन उसने वो रिजाइन किया, उसका हर वर्ष कुछ जाएगा जो आरबीआई ने उसको दिया है। हाँ वो तो ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा। और उसने तो बहुत, बोलते ना, जुगाड़ से आरबीआई का जॉब लिया है, वो तो कभी नहीं छोड़ेगी। पहले कितने साल मुंबई में सर्व किया, और उसके बाद उसका ट्रांसफर किया, पोस्ट बढ़ा तो उसको हैदराबाद शिफ्ट किया। तो अभी हैदराबाद में अकेली, और आरबीआई ने तो उसको गाड़ी का फैसिलिटी, 24 आवर्स एक सर्वेंट भी दिया है उसको, बराबर। और 3 BHK का घर भी दिया है। ऑफिसर है। रैंक इतना मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा इतना कुछ उस लेवल पे उसके साथ उतना बात नहीं होता है कभी। बट अच्छा पोस्ट का, उसका कुछ पैकेज ही, मतलब पैकेज इतना अच्छा नहीं है, बट फैसिलिटीज के नाम पे उसको बहुत चीजें मिलती है, बहुत। कर सकता है, कर सकता है। क्या हुआ? हाँ, और इतना बड़ा घर अकेले रहने मिलता है, और क्या चाहिए लाइफ में, है कि नहीं? सुकून, और पैसा तो आ ही रहा है, फैसिलिटीज और आरबीआई का टैग, यार और क्या चाहिए तुमको? 6 पॉइंट समझा? इधर देखो, इधर इधर। पहला क्या है? इधर इधर। स्पेस सक्सेसनेस,
इज मेंट राइट। ये सारी कैसी प्रॉपर्टी है? विच कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल। हम जा, इसको मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट।